जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आशा करता हूँ आप सही हैं, पढ़ाई आपकी सही चल रही है, आप मानस डिफेंस एकेडमी से कनेक्टेड है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, आपके जो रुझान है वो भी हमें दिख रहे हैं, बट वी वांट मोर, ताकि आप हमें भी पता लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके कमेंट्स में जो भी टॉपिक पे आपको एलाबोरेशन चाहिए होगा वो हम देंगे। ठीक है, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, जिसमें आ जाता है हमारा यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, और उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रेसिडेंट। हालांकि हमें ऑलरेडी पता है प्रेसिडेंट फर्स्ट मैन और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उनकी कुछ पावर है, उनकी कुछ काम है, उनका कुछ चीजें हैं। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऐसा नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट के भी बहुत सारे पावर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनमें से एक पावर आज ले लेते हैं, जो कि एक सेकंड टॉपिक पे चले जाता है, जो है इमरजेंसी प्रोविजंस। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये एक ऑब्वियसली ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है, कि डेफिनेटली आता जरूर आपके प्रेसिडेंट के पावर में ही है। क्योंकि इसके जो इमरजेंसी, जो हमारे 3 इमरजेंसी है, वो प्रोक्लेम हमेशा प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगा। हाँ, डेफिनेटली पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज इसमें डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं, बट कैसे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे जो 3 इमरजेंसी होता है, वो सबसे पहले होता है आर्टिकल 352, जिसको कहते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। ओबियसली इसके अंदर प्रोविजंस वगैरह आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल 356 जो आता है स्टेट इमरजेंसी, जहां पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, अगर ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती है, इलेक्शंस वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करता है, तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम दिस पर्टिकुलर इमरजेंसी। और फाइनली हमारा आता है आर्टिकल 360। डीपली बात करेंगे, बट फाइनली हमारा आता है आर्टिकल 360, जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक लगा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक जीस आइडिया। डीपली बात करेंगे। सबसे पहले तो आज हम ले रहे हैं आर्टिकल 352, जो अभी हमने बात की नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है एकदम से इमरजेंसी लेना, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर आपको इसमें भी एलाबोरेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा। रेस्ट मुझे लगता है अगर जो वीडियो है आपको समझ में आती है, तो देन वेल एंड गुड, इतना भी डीप नहीं जाना है। ठीक है, सो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, जब उसको खुद को लगता है या फिर जब उसको मिनिस्ट्रीज बोलते हैं। हालांकि डेफिनेटली इतना डिक्टेटर वाला प्रेसिडेंट कोई नहीं है अभी तक, तो वो डेफिनेटली उन लोग की सुविधा जरूर है, लेकिन वो खुद भी इसको प्रोक्लेम कर सकता है। किन सिचुएशन में कुछ तकलीफें जो देश को आने वाली है, हालांकि वो तकलीफें आने का आभास होने पे भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, उनको आने की जरूरत नहीं है। आने से पहले ही अगर उसको लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। हालांकि बहुत पुराना हो गया ये चीजें डिक्लेयर हुआ हुआ। कोविड सिचुएशंस क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपके लिए एक सवाल है, क्या ये एक काइंड ऑफ इमरजेंसी था तो क्यों, और क्यों हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया, और कौन सी वाली इमरजेंसी थी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बट अगर हम बात करें तो हमारे 3 प्रोविजन है। सबसे पहले वॉर, अगर जंग छिड़ जाती है तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, उसको अगर लगता है तो। हाँ, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, अमेंडमेंट 44 1978, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। इस अमेंडमेंट में 2 चीजें हुई थी। पहली चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ, दूसरी चीजें कुछ समय बाद बताऊंगा। पहली चीजें ये हुई थी कि प्रेसिडेंट, पहले तो नेशनल इमरजेंसी जब लगता था तो बकायदा सारे देश में लगता था, बट अब ऐसा है इस प्रोविजन से कि कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में भी हम लगाए जा सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम पूरे नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगा लें तो सेंट्रल कमांड और यूनियन कमांड पे आ जाती है, पार्लियामेंट प्रेशर ज्यादा आ जाता है, स्टेट सब सेंट्रल थ्रू हो जाते हैं, तो वन सेंटर पॉइंट हो जाता है, हायरार्की नहीं हो पाती, तो प्रॉब्लम हो जाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली वॉर, अगर वॉर जैसी सिचुएशंस लगती हैं तो हम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर, जो अभी रिसेंटली हमने फिर से इस वीकेंड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी हमने विजय दिवस के नाम पे। 1971 में जो हुआ था, ऑब्वियसली उस समय हमारी जो प्रेसिडेंट थी
कौन थे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई नॉट टेल यू अबाउट दैट। ठीक है, 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ जब हमने जंग लड़ी थी, तब हमने उस समय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जंग हमने क्यों लड़ी थी और किसके लिए लड़ी थी? ठीक है, और हिंट मैं दे देता हूँ, कोई देश लिबरेट हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, आई वांट, है ना। दोनों तरफ से पढ़ाई करेंगे, आप कुछ बताएंगे, मैं कुछ पूछूंगा, मैं कुछ बताऊंगा, आप कुछ पूछेंगे, बराबर चीजें चलेंगी। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एग्रेशन। हालांकि वॉर नहीं था, बट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1962 की, चाइना एग्रेशन जब हुआ था, तब भी हमने नेशनल इमरजेंसी लगाया था। क्या आप फिर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं 1962 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग लगेगा। फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्रीज एंड सी इट, राइट। और लास्ट हमारा है आर्म्ड रेबेलियन। हालांकि स्पेलिंग इज वेरी डिफरेंट, मैंने कुछ और लिख दिया, ये आर आएगा यहाँ पे, साथ में निकल गया ये, ठीक है। एक बार मैं इसको रब करता हूँ, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। हालांकि देखिए 1975 अगर मैं ऐसे देख लिया जाए तो आर्म्ड रेबेलियन, बट यस, इससे पहले अगर हम फिर से, जैसे मैंने बोला था, दो पार्ट आया था अमेंडमेंट 44 में 1978 पे, वो क्या था? आर्म्ड रेबेलियन। चेंज कैसे हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसका प्रीवियस नाम था, ठीक है, प्रीवियस नाम इसका था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जब हमने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, तब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से थी। हालांकि बाद में 78 में इसका नाम हमने चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन बना दिया था। तो इसीलिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 1975 में तो कोई आर्म्ड रेबेलियन नहीं हुआ था, उसकी तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। बट लेट्स नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजिंग द इशू। डिफेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले था, इसको चेंज किया गया 44 अमेंडमेंट में, जो कि दो अमेंडमेंट हो गए थे। ठीक है, याद है अब आपको, दो अमेंडमेंट में जनरली हमने क्या क्या चेंज किया था, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने लिखा है। जैसे अगर सबसे पहले तो हम बात करें कि 1978, ये हमने अभी बात कर ली। अमेंडमेंट 44 जो हुआ था, वो डेफिनेटली 1978 में आया। मैंने क्यों यह 1977 लिखा? ये हमने 1977 इसलिए लिखा क्योंकि 1971 की इमरजेंसी और 1975 की इमरजेंसी 1977 में हट रही गई। तो इतना टाइम लग जाता है एक इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करके हटाने में, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। इकोनॉमी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सबको काफी पीछे खींच देता है, राइट। अगर हम 1976 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ओब्वियसली 1976 के टाइम पे इलेक्शन होना था। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जब भी इमरजेंसी लग जाती है तो जो पावर में बैठा है वही पावर में रहेगा। अगर अगले साल इलेक्शंस है और उस समय भी इमरजेंसी है, तो उस समय भी वही पावर में बैठेगा, ठीक है। तो 1976 के लोकसभा इलेक्शंस हमने रोक दी थी उस समय, क्योंकि ओबियसली 1977 में हमने इस इमरजेंसी को हटाया था, और 1978 में दोनों इमरजेंसी को, 71 भी और क्या बोलते हैं ये 75 भी, और 1978 में हमने फिर अमेंडमेंट ला के इनके कुछ नाम, जैसे हमने बोला था, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में भी लग सकता है और होल ऑफ इंडिया, और दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके हमने आर्म्ड रिबेलियन लेके आया था। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल ये है कि सर 1962 की इमरजेंसी कब खत्म हुई थी? तो 1962 की इमरजेंसी खत्म की थी 1968 में। अब सवाल ये आएगा कि सर इतना टाइम क्यों लग जाता है, वैसे देश पीछे चले जाता है, डिस्कशंस, हर चीज डेवलपमेंट में डिले हो जाता है, क्योंकि वन पार्टी आ गई ना, क्योंकि सेंट्रल कमांड पे चले गया। तो ऑब्वियसली रीजन ये है कि इतना लेट इसलिए लग जाता है क्योंकि हर डिसीजंस लेने में टाइम लग जाता है, राइट। तो इसीलिए इमरजेंसी हमने डिक्लेयर तो कर दी, लेकिन इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की चीजें, हर काम को देखने की चीजें में ये टाइम लग जाता है। दैट्स व्हाई वी डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट सच काइंड्स ऑफ इमरजेंसी एज ऑफ नाउ। इस बार भी जैसे हम अगर कोविड की बात करें या कोविड सिचुएशन की बात करें, वो एक काइंड ऑफ इमरजेंसी था, पर हमें डिक्लेयर नहीं किया गया था, राइट। तो कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, वो आप प्लीज अपडेट कर दीजिएगा।
तो यहाँ तक तो हमारा यहाँ पे तो ये बात आ गई कि ये इमरजेंसी इस तरीके से डिक्लेयर की जाती है। ठीक है। अब बात ये आती है कि प्रेसिडेंट ने अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो कितने समय तक ये वैलिड होता है? 1 मंथ तक बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट का। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा और ये इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है। 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने। हर 6 महीने के बाद फिर पार्लियामेंट बैठेगी, सोचेगी कि क्या ये इमरजेंसी हमें आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है तो खत्म कर देगी, बढ़ाना है तो। राइट नाउ यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास इम्प्लीमेंट करने का पावर है तो हटाने का भी पावर है, लेकिन वो डेफिनेटली पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री के हिसाब से ही चलेगा। वो अपना डिक्टेटरशिप वाली चीजों को नहीं चलाएगा, ये बहुत क्लियर रख लेना। बट ही हैज दिस पावर, राइट। तो जो भी आगे बढ़ाने की प्रतिक्रिया पार्लियामेंट से होगी वो होगी स्पेशल मेजोरिटी का 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, और स्पेशल मेजोरिटी में जाएगी तो 50% वोट से ज्यादा होना चाहिए या फिर प्लस कर देते। ठीक है। ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी वाली बात, ये हो गया आपकी हमारे आगे बढ़ाने वाली बात कितनी बढ़ सकती है। बट सवाल ये आता है कि क्या अगर प्रेसिडेंट ने जबरदस्ती इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है और कुछ मिनिस्टर्स नहीं चाहते हैं और पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है, तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि मिनिस्टर्स को 1/10 ऑफ द मिनिस्टर्स को लिखित में ये देना पड़ेगा कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई है ये खारिज कर देनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो विद इन 14 डेज स्पेशल सिटिंग बिठाई जाएगी। 14 डेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक वर्ड है। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, एफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 14 डेज में स्पेशल सिटिंग बैठा के जब अगर 1/10 ऑफ द मिनिस्टर्स ने लिखित में दिया है उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन किया जाएगा। अगर इसको रोक देना है तो तभी रोक दिया जाएगा, अगर इसको नहीं रोकना है तो इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। इफ नथिंग इज बीइंग क्लियर्ड या फिर समथिंग इज बीइंग लेफ्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेट इमरजेंसी की, लेकिन स्टेट इमरजेंसी का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा मैं। लेकिन एक सिंपल सा टॉपिक ले लेते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, डेट इज आर्टिकल 360। ये अभी तक नहीं लगा है, इसीलिए ये सिंपल यहीं पे खत्म कर देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर एक भारत की खराब हो जाती है या क्रेडिट ऑफ इंडिया में थ्रेटन हो जाता है तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है, या और एनी पार्ट ऑफ द इकोनॉमी या फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टेट इमरजेंसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो कौन सा फंडामेंटल राइट हट जाता है, कौन सा फंडामेंटल राइट रहता है, एलियन के लिए कौन सी फंडामेंटल राइट है और सिटीजन के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट है। स्टूडियो स्टे ट्यून फॉर मोर। लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, कोई भी सवाल है तो और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।